हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब भी एक पार्टी में ही जब आपस में पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है, ओपिनियंस ली जाती हैं, क्योंकि पार्टी के भी जितने भी मेंबर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम ही लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में सभी लोगों के क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो सभी एरियाज की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होंगी। अब अगर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के भी ओपिनियन अगर ले लिए जाएं तो सभी क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स भी कंसिडर कर ली जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम जब आपस में जब कंसिडर की जाती है, डिस्कशंस होती हैं, तो उसमें सभी की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का भी एक ओपिनियन आ जाता है, कि कंसिडरेशन आ जाता है कि हम सभी की प्रॉब्लम्स को एक बार रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के फायदे होते हैं। बट अगर कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव रहता है, पार्टी में एक ही बंदे की चलती है, एक ही बंदा डोमिनेट करता है, जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में होता ही है, जो कि एक सिस्टम बन गया है। कोई भी आप बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ले लो और जितनी मर्जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठा के देख लो, एक बंदा ऐसा होगा जो डोमिनेट कर रहा होगा, चाहे किसी भी रीजन से हो। बट यहाँ पर क्या होता है कि फिर बाकी लोगों की जो ओपिनियंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो थोड़े से दब जाते हैं, क्योंकि जो कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या कुछ भी करना होता है, तो उसमें एक ही बंदे की चलती है, बाकी लोगों के ओपिनियंस नहीं लिए जाते। पर अगर सभी लोगों के ओपिनियंस ले लिए जाए तो एक इंस्टीट्यूशन, पार्टी एज अ इंस्टीट्यूशन जो है वो भी स्ट्रेंथन होता है। तो यहाँ पर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट ओवरऑल ये चीज़ें हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर समझते हैं कि होता क्या है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में ही, इसको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसमें होता है कि जितने भी पार्टी मेंबर्स होते हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में और डेलिब्रेशन में इंक्लूड किया जाता है। कि मतलब कि जितने भी मेंबर्स हो गए वो भी अब पार्टी स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स हैं वो भी आएंगे, डिसीजन मेकिंग में अपना मत देंगे, अपना ओपिनियन देंगे। तो जितने भी लेवल्स और मेथड्स होते हैं पार्टी मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए डिसीजन मेकिंग डेलिब्रेशन में, वो चीज़ें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बोली जाती है। इससे बॉटम अप अप्रोच जो है वो भी प्रमोट होती है डिसीजन मेकिंग में। सभी की बात सुन ली गई है, जो सबसे लोअर लेवल के पार्टी मेंबर्स हैं उनकी भी बात सुनी गई, और वहाँ से चलते चलते पूरा जो भी डिसीजन मेकर है वहाँ पर जिसकी भी चलती होगी वहाँ तक सारे डिसीजन उनके पहुँचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिटीजन का भी पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी जो है वो भी नर्चर करता है इससे, क्योंकि सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट किए हुए लोग हैं, और ज़्यादा केपेबल रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये प्रमोट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है कि पार्टी जो है वो बेटर पॉलिसीज और बेटर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स लेकर के आती है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जर्मनी है, जिसमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रेगुलेशंस चलते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने ये इंडिकेट किया था कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी को एनकरेज करेगी और पुश करेगी पार्टीज में। तो इसी वजह से ये पूरा जो टॉपिक है वो न्यूज़ में रहा है। जस्ट एक और चीज़ है, यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे तो टॉपिक लिस्ट आप देख लेना। तो जितने भी लोगों को टॉपिक लिस्ट नहीं पता है कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है या क्या आ जाएगा, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही हैं, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो अभी हम लोग GS2 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक एक करके सारे डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से वेबसाइट पर जाना, synopsisis.in। तो यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, तो मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको दिखेगा, वहाँ से आप ये टॉपिक लिस्ट देख लेना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है उनको पता ही होगा, तो उनके पास है ऑलरेडी टॉपिक लिस्ट भी। जो एनरोल करने वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी के प्रोविजंस क्या हैं फिलहाल इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के इंडिया में? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आता है ये। तो ये कहता है कि इंटरनल इलेक्शंस वगैरह का तो कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। सेक्शन 29 क्लॉज A जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, तो इसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको रजिस्टर करने का तो प्रावधान यहाँ पर है, बट कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है कि उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी वगैरह, ये सब का कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ पार्टीज को डी रजिस्टर करने का भी कोई ऐसा पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, कि ताकि जो भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो रूल्स से कंप्लाई नहीं कर पाई या रूल्स नहीं माने हैं उन्होंने,
तो उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए, तो ऐसा कोई पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पहले के टाइम पर कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को ये ज़रूर बोला था कि हमें वो पावर मिलनी चाहिए कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूल्स नहीं मानती हैं उनको डी रजिस्टर किया जाना चाहिए, बट वो अब प्रपोजल अभी तक इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है। अब पर्सपेक्टिव्स हैं कुछ लोगों के, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये पर्सपेक्टिव था कि पॉलिटिक्स जो है अगर उसमें भक्ति आ जाती है, ये हीरो वर्शिप आ जाती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी डिग्रेडेशन और वो पूरा सिस्टम जो होता है वो डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऐसी चीफ इलेक्शन कमीशन है SY कुरैशी, उन्होंने भी कहा था कि MCC ने बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एक पूरा टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लिंक करके। तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, बट अगर किसी ने आंसर किया हो तो बहुत डिफिकल्ट और अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्शन कमीशन को उसमें MCC से लिंक करने की यहाँ पर बात की गई है कि कैसे इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इन लाइट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉडल्स क्या है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के। तो 2 स्टैंडर्ड मॉडल है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो आता है कैंडिडेट सिलेक्शन मॉडल। तो ये मॉडल में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं जैसे पार्टी में, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने प्रेफरेंसेस अभी लोग बताएं कि कौन से मेंबर को वो सिलेक्ट करना चाहती हैं, पार्टी लिस्ट में कौन से मेंबर्स आके सिलेक्ट होंगे। तो ये मॉडल वही चीज़ बताता है, ठीक है, एक लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स बताता है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने प्रेफरेंसेस वॉइस करें कि पार्टी लिस्ट में कौन कौन आएगा, क्योंकि इन दी एंड हम ही लोगों ने ये रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करके भेजा हुआ है। अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई एक लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बताएंगे कि आगे कौन सिलेक्ट होगा फाइनल पार्टी लिस्ट में। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मॉडल बताता है कि इसमें क्या होता है कि पार्टी मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं अपने प्रेफरेंसेस इलेक्शन के लिए। तो जो भी पॉलिसी है या पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो मेंबर्स को रेफर किए जाते हैं डायरेक्ट डिसीजंस के लिए। फिर ये अभी तक इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बड़े बड़े जितने भी आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी हो गया, इसको एक्शन में लाना हमारे इंडिया के हिसाब से या हमारा जो सिस्टम चलता है उसके हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, तो इसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी चाहिए होती है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि अभी तक तो कोई पार्टी फुलफिल करती ही नहीं है। यहाँ पर एक ही पर्सन का रूल चलता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग पार्टी ज़रूर होती है पार्टीज के अंदर ही। तो ये जो इंटरनल इलेक्शंस के लिए जो डिमांड है वो बहुत रेयर होती है पार्टीज में, कि अब मेंबर्स ही कुछ मेंबर्स जो है वो चुने जाए, वो आगे मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे कौन पार्टी लिस्ट में होंगे। तो ये जो इंटरनल इलेक्शंस होता है पार्टीज में, उसका डिमांड जो है बहुत रेयर होती है। और मोस्टली जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कुछ पावरफुल पॉलिटिकल फैमिलीज या फिर कुछ ऐसे जिनकी बड़ी पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटीज होती है, उनके द्वारा डोमिनेट की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। फिर जो हमारा पार्टी सिस्टम चलता है वो सिंपल इसी बात पे चलता है कि कौन इलेक्शन जीत रहा है या पावर किसने कैप्चर कर ली, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलना और डेमोक्रेटिक स्पिरिट को अपनी फंक्शनिंग में लाना, ये सब तो फंडामेंटल फंक्शन माना ही नहीं जाता है ना। तो ये सब इंश्योर नहीं किया जाता और यही माना जाता, पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से चलती हैं यहाँ पर। अब आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों हमें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहला है कि ये लोगों के बीच में ट्रस्ट इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि देखो एक विजिबिलिटी का फैक्टर आता है, फेयर चलता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर चलता है लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी, जिससे क्या होता है कि लोगों के बीच में भी एक जनरल ट्रस्ट जो है वो इम्प्रूव होता है कि हाँ बेटर लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और विद इन पॉलिटिकल पार्टीज लोगों ने कुछ मेजोरिटी बना के या अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया होगा। एक ब्लाइंड हीरो वर्शिप जो है वो भी रिमूव कर देता है कि यहाँ पर अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो एक इंडिविजुअल जो है वो एक सेंट्रल बन जाता है पावर का। मतलब कि अगर आप अंधाधुंध किसी को फॉलो कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि उसी बंदे के पास सारी पावर आ जाती है, वो काइंड ऑफ एक डिक्टेटर बन जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसी का पावर और विजन चलता है, उसी की अथॉरिटी चलती है पार्टी के एजेंडा में भी, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर कोई भी बड़ी पार्टी लेते हो तो उसमें एक ही बंदे का पार्टी, उसी के एजेंडा के हिसाब से पूरी पार्टी चलती है। तो यहाँ पर क्या, एक बंदा सेंटर हो गया, पावर, सेंटर ऑफ पावर हो गया वो।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये लोगों को डेमोक्रेसी से बहुत क्लियरली कनेक्ट भी कर जाता है, क्योंकि फेयर है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। पार्टीज़ में भी आपको पता है कि उनकी इंटरनल फंक्शनिंग भी बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है, जिससे क्या होता है डेमोक्रेसी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं, बहुत स्मूथली चलते हैं। क्योंकि जो इंडिया का जो परसेप्शन है पॉलिटिक्स का, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही परसेप्शन से मिलता है। तो जो भी उनका पॉलिटिक्स का परसेप्शन होगा वही पार्टी पॉलिटिक्स का परसेप्शन है, दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के बीच में भी फंक्शन करने लगती है। फिर साथ ही साथ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारा। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही बीच में जो मतभेद हो जाता है तो उसको अगर रोक लगाती है उस पर, ठीक है। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पर असहमति को ये बढ़ावा देने के लिए ये इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे डिसेंट हम क्यों चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी ओपिनियन आता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होने अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो बेस्ट ओपिनियन निकल के आता है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसलिए इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके अपने अपने ओपिनियंस दें, सभी लोगों के ओपिनियंस कंसिडर किए जाने चाहिए। और अगर लोगों के बीच में ऐसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है वो भी एक अच्छी बात है। फिर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ सेल्फिश प्रोपेगेंडा भी हो सकता है जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को हार्म भी हो सकता है। क्योंकि जो कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तब डैमेज हो जाता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हो, उनका प्रोपेगेंडा बहुत ही विशियस हो, बहुत गंदा प्रोपेगेंडा हो जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट करेगा और एज अ होल पॉलिटिकल पार्टी हार्म कर देगा पार्टीज़ को भी और लोगों को भी, नेशनल इंटरेस्ट को भी हार्म करेगा। तो वो चीज़ एक डिसएडवांटेज बन जाती है कि फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद ये फैक्शनिज्म भी क्रिएट कर देता है। फैक्शनिज्म मतलब गुटबाजी, तो जिसमें क्या है पार्टीज़ के बीच में आपस में जेलसी हो गई, एनिमोसिटी हो गई, एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं, ऐसे रायट्स हो गए, दंगे फसाद करा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाना एक गलत चीज़ हो जाती है। इंडिविजुअलिटी को भी ख़राब कर सकता है ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को ये अलाउ ही ना किया जाए कि वो अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस दे पाएँ किसी सर्टेन इश्यूज़ पे, क्योंकि उनको एक प्रॉपर पार्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो इस वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी को भी खतरा हो सकता है। करप्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई पैसा दो और वोट्स खरीद लो लोगों के, तो वो चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने प्रोमिसेस से भी हट सकते हैं सिलेक्ट होने के बाद, तो वो चीज़ भी हो सकती है। फिर ऐसे कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम इंटरनल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रमोट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले तो नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए रीजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज़ को सिलेक्शन प्रोसेस में भी। तो उसके बाद जो स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी वाइड होना चाहिए नॉमिनेशन प्रोसेस में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, सिलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा ये प्रोसीजर डेमोक्रेटिक होगा। फिर जो प्रिंसिपल है फेयर रिप्रेजेंटेशन का, कि जितने भी सेक्शंस हैं पार्टीज़ में भी उसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के टाइम पर, वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर कोटा, अगर कोटा की बात करते हैं हम किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए या एथनिक माइनॉरिटी के लिए, ये भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स या कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हम प्रोवाइड कर दें हर एक पार्टी में कुछ कोटा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा एक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। अब वे फॉरवर्ड में हम ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ी डिबेट, वाइडर डिबेट जो है उसको स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी चाहिए इंडिया में। और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है और जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इनमें ये रेकमेंड किया गया था कि हमें कुछ स्टैट्यूट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए अगर हमें इंटरनल डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्फोर्स करना है। तो फिर TN सीशान हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 1990 और 1996 में, उनसे इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े चेंजेस लाए थे और जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया था इन स्पिरिट।
तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी में। तो ये आप पढ़ सकते हो। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन पे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे जैसे क्वेश्चन आया है तो वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। MAB कोर्स है, मेंस आंसर बिल्डिंग का कोर्स, तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किए गए हैं। पिछले 40 साल के हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किया विद सॉल्यूशंस, तो वो आप देख सकते हो। बाकी इस टॉपिक में इतना ही था। और कोई भी अगर आपको इशू हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कि कैसे प्रिपेयर करना है इसको, या और कोई भी क्वेश्चन हो कि कैसे लिखना है या स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।